जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक लेकर सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है गुरुत्व द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है पवनों द्वारा, और सी है बादलों द्वारा, तथा डी है पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व द्वारा। गुरुत्व द्वारा जो है वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर है कम काम करने में। ऑप्शन नंबर बी है कम बल का प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने में। सी है उतना ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, तथा डी है उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, कम बल प्रयोग करके उतना ही मात्रा में काम करने में। कम बल प्रयोग करके उतना ही मात्रा में काम करने में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बताइए, बढ़ेगी या घटेगी, या ऑप्शन नंबर सी है रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या डी है वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, इसका राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटेगी। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 साथियों कि बल गुणनफल है किसका है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का, किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। बल जो है गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, और इसका फार्मूला होता है एफ बराबर बल हो गया, फोर्स हो गया, तो एफ बराबर एम ए, जहाँ क्या है एफ जो है फोर्स है यानी बल है, एम द्रव्यमान है, और ए एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है। तो ये फार्मूला हो गया एफ बराबर एम ए। तो ये जो है बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, इधर है क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। बी है ऊर्जा का सृजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है। और डी है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। यानी ऊर्जा जो है ना ही नया जो है ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 है साथियों कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। तो 67 है दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने जो है इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है? घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, इसमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो है घड़ी के स्प्रिंग में रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 है साथियों कि निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक का मतलब लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या होगा? राइट आंसर बताइए। क्यूप्राइट ऑप्शन नंबर ए है, बी है ग्रेफाइट, सी है हेमाटाइट, और डी है क्रायोलाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग जो है एक लुब्रिकेंट के रूप में भी किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। राइट क्या आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घर्षण बल। घर्षण बल जो है एक क्षयकारी बल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है। सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है दोलनीय और घूर्णीय गति। ऑप्शन नंबर बी है दोलनीय और स्थानांतरीय गति। ऑप्शन नंबर सी है स्थानांतरीय और घूर्णीय गति। और डी है केवल स्थानांतरीय गति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थानांतरित और घूर्णीय गति। स्थानांतरित और घूर्णीय गति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 को, यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों कि फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्न में से किस रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए है एक दूसरे के सामने, बी है एक दूसरे के समान नहीं, सी है एक दूसरे के समानुपातिक और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक दूसरे के समान। एक दूसरे के समान राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। चले क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, निम्न पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। ऑप्शन नंबर ए है घर्षण को बढ़ाना, बी है गतिज ऊर्जा को बेलन घर्षण में बदलना, सी है स्थितिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, डी है मात्र सुविधा के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना पहिए में बॉल बेयरिंग का काम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 में पहला कथन दिया है। कथन ए है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है और कारण है आर कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित हो सकता है। तो चलिए ये हो गया कथन और ये हो गया कारण। अब कूट को देखते हैं। तो कूट में है ऑप्शन नंबर ए है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 है कि 75 है दोस्तों क्वेश्चन नंबर कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है बर्फ़ सड़क से सख्त होती हैं यानी कठोर होती हैं और सड़क बर्फ़ से सख्त होती हैं जब। ऑप्शन नंबर सी है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती हैं। और ऑप्शन नंबर डी है बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों कि निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। बताना है कि इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है। तो कथन नंबर 1 है दोस्तों कि भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे चाल्यमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। कथन हो गया कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। और इसका निष्कर्ष है दोस्तों, निष्कर्ष में ऑप्शन नंबर ए है किसी चाल्यमान वस्तु का भार कम होता है। ऑप्शन नंबर बी है प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है
एक बार गाड़ी चल पकड़ने के बाद घर्षण कम होता है। और डी है अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। एक बार गाड़ी चल पकड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों कि एक व्यक्ति कार में है जो विराम में बैठा है। सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। प्रतिक्रिया जो है आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर सीधी चलेगी तो अग्र पहिए यानी कि आगे के पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। ऑप्शन नंबर ए है यह आर से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी है यह आर से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी है यह आर के बराबर होगा। तथा डी है यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आर से कम होगा। यह जो है आर से कम होगा यानी कि प्रतिक्रिया जो है से कम होगा। प्रतिक्रिया को आर से यूनिट है तो प्रतिक्रिया से यह कम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 है कथन निष्कर्ष वाला। तो क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों कि कथन ए है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। और कारण आर है लोहे का एक आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो चलिए अब कुट को देखा जाए तो कुट में जो है ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी है ए सही है परंतु आर गलत है। तथा ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती हैं जबकि वह पानी में डूब जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी है लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ऑप्शन नंबर सी है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। और ऑप्शन नंबर डी है पानी से भारी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन नंबर सी सही है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 साथियों कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी। ऑप्शन नंबर ए है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन नंबर बी है पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है। और ऑप्शन नंबर सी है पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है। तथा डी है पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान जो है उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। इसका जो है जल में भार जो है 0 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम। ऑप्शन नंबर है ताप हो जाना। ऑप्शन नंबर बी है वेग हो जाना। सी है दाब तथा डी है घनत्व कम हो जाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, घनत्व कम हो जाना। घनत्व जब किसी बादल की कम हो जाता है तो वो वायुमंडल में तैरने लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/10 भाग। 1/10 भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर होता है। यानी कि किसी समुद्र में जो ये बर्फ़ होते हैं ये अगर तैर रहे हैं तो इनका जो है 1/10 भाग यानी कि 10 में से 1 भाग ही दिखाई देता है हमें, यानी कि समुद्र के ऊपर हमें दिखाई देता है। बाकी 9 भाग जो है उसके नीचे रहता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन नंबर ए है बढ़ेगा, बी है कम होगा, सी है उतना ही होगा, डी है पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उतना ही होगा, उतना ही होगा, यानी कि पानी के स्तर में कोई जो है बदलाव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो ऑप्शन नंबर ए है वह कुछ ऊपर उठता है, बी ऑप्शन नंबर बी है वह कुछ नीचे जाता है, ऑप्शन नंबर सी है वह उसी तल पर रहता है, और ऑप्शन नंबर डी है वह समुद्र की तली में डूब जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह कुछ ऊपर उठता है, वह जो है कुछ ऊपर उठता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी है उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 87 है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ऑप्शन नंबर ए है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तथा डी है वायुमंडलीय दाब के आधा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 है, क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक ही नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? ऑप्शन नंबर ए है दोनों बुलबुले का आकार वही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और जो है बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी है दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव ऑप्शन नंबर ए है बढ़ जाता है, बी है घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी है अपरिवर्तित रहता है, तथा डी है अपरिमित हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो जल का पृष्ठीय तनाव जो है घट जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान का घनत्व, बी है पृष्ठीय तनाव, सी है वायुमंडलीय दाब, डी है गुरुत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा पृष्ठ तनाव। एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हुआ टोटल जो है आज फिर 30 क्वेश्चन का जो है ये सोल्यूशन हुआ। तो टोटल ये हो गया 90 क्वेश्चन, यानी कि टोटल यह 90 क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन हो गया। और यह सब के सब क्वेश्चन जो है दृष्टि के साइंस बुक का है, जिसमें फिजिक्स का ये ऑब्जेक्टिव है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यांत्रिकी। उसका टोटल यह 90 क्वेश्चन जो है। अगर दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन आप जो है रिवीजन कर ले रहे हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है, ये मेरा दावा है आपसे। तो आपको यह जो है वीडियो कैसा लगा और इन सभी क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऑब्जेक्टिव के साथ, नए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।